लालची बेटा बहू। राधिका ने पूरे घर को सर पर उठा रखा था। जोर जोर से चिल्ला रही थी, इतनी गर्मी में मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बैठकर रोटी बनाऊं और सबको खिलाती रहूं। चुपचाप चावल बना कर रख देती है। जिसको खाना है खाए, नहीं खाना है मत खाए। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, कहते हुए अपने पति आकाश के आगे खाने की थाली रख देती है। असल में राधिका कह तो रही थी अपने पति आकाश से, लेकिन सुना रही थी बाहर कमरे में बैठे अपने ससुर दीपक जी को और सास कमलेश जी को। आकाश राधिका की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो गया है। एक दो बार उसने राधिका को बोला भी, राधिका जाने दो, क्या सुबह शाम तुम रोज रोज उनको सुनाती रहती हो। उम्र हो गई है उनकी, कुछ दिन के मेहमान हैं। अरे मेहमान है तो क्या सिर पर चढ़ जाएंगे, वो लोग चावल भी तो खा सकते हैं ना। इतनी गर्मी हो रही है, पसीने से तरबतर हो जाती हूँ। रोटी बनाते बनाते आदत नहीं है मेरी इतनी सारी रोटियां बनाने की। 8-8 रोटियां चाहिए दोनों को। 8-8 रोटियों पर राधिका ने ज्यादा जोर दिया था। आकाश सर पीट कर उठ जाता है और सीधा अपने माँ बाप के कमरे में जाकर कहता है, माँ बाबूजी समय के साथ बदलना भी सीख लीजिए। गरम चावल खा लेने से कोई नुकसान नहीं होता है, इसीलिए कोशिश करिए कि रोटी कम और चावल ज्यादा खाएं। लगभग एक ऑर्डर सा देते हुए आकाश वहां से चला जाता है। बेटे की बात सुनकर दीपक जी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। बगल में खाट पर लेटी उनकी पत्नी कमलेश जी की आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। वे अपनी किस्मत पर ही रोने लगती है। एक ही तो बेटा था, मैंने कितने लाड प्यार से कितने अरमानों के साथ उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। शादी के बाद बहू को भी बेटी मानकर पलकों पर ही बिठा कर रखा था। अभी 1 महीने पहले ही तो सब कुछ सही था। कमलेश जी अपनी बहू राधिका को इतना मानती थी क्योंकि राधिका को कभी भी गर्मियों में रोटी बनाने नहीं देती थी। राधिका सारा काम करती थी, लेकिन रोटी बनाने के टाइम पर खुद कमलेश जी जाकर उसे किचन से हटा देती ताकि बहू को गर्मी ना लगे। लेकिन आज वह मजबूर थी, इतनी मजबूर ना तो बहू को हटा सकती है और ना खुद जाकर रोटी बना सकती है, क्योंकि बाथरूम में गिरने से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अभी खड़ा होना मुश्किल है। कमलेश जी के साथ साथ दीपक जी को भी डायबिटीज है, इसीलिए दोनों चावल खाने से थोड़ा परहेज करते थे। ज्यादातर वह दोनों रोटियां ही खाते थे और इस रोटी को लेकर राधिका आए दिन घर में कलेश मचाती रहती थी, क्योंकि कमलेश जी ने उसे शुरू से ही कभी भी रोटी बनाने ही नहीं दी थी। और आज जब कमलेश जी की ऐसी हालत है और राधिका को रोटियां बनानी पड़ रही है, तो ऐसे ही रोज घर में कलेश मचाती रहती है। भूखे रहने से बहू की 2 बातें सुन, रोटी मिले कम से कम मिलती तो थी, लेकिन आज दीपक जी को और कमलेश जी को यह बात खल रही है, रोटी कम खाओ और चावल ज्यादा खाओगे। जब आज उनका अपना खुद का खून ही अपना बेटा जब उनकी बीमारी को ध्यान ना देते हुए चावल खाने की हिदायत देकर चला जाता है, तो कमलेश जी और दीपक जी दोनों ही टूट गए थे। दोपहर को राधिका 2 थाली लगाकर दीपक जी और कमलेश जी के आगे रख जाती है। ऐसे खाने को देख दीपक जी और कमलेश जी दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हों कि अब हम क्या खाएंगे, क्योंकि थाली में तो रोटी थी ही नहीं, चावल दाल और सब्जी ही थी। एक तो कमलेश जी का पैर टूट गया और दूसरे बहू के आए दिन खरी खोटी बातें सुन सुनकर इतनी टेंशन में रहते हैं कि उनका शुगर और भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर खान पान का भी परहेज ना हो तो बीमार इंसान ठीक भी कैसे हो सकता है। 2 निवाले खाकर पानी पीकर लेने से दोनों ही उठ जाते हैं। दीपक जी बाहर से फल लेकर आते हैं, खुद भी खाते और अपनी पत्नी को भी खिला देते। लेकिन बाहर के फल खाकर कोई कितने दिन रह सकता है, खाने की जरूरत तो होती ही थी और खाने में रोटी ही चाहिए। इस रोटी के लिए बहू घर में इतना कलेश का माहौल बनाकर रखती थी। आदत भी तो उन्होंने ही बिगाड़ी हुई है। अब हालत ऐसी हो गई थी कि धीरे धीरे 10 दिन से दीपक जी ने पेट भरकर खाना नहीं खाया था और ना ही खाट पर पड़ी कमलेश जी ने पेट भरकर खाना खाया था, जिससे कमलेश जी और भी कमजोर हो गई थी। कहते भी हैं कि दवाइयाँ भी खाने के ऊपर ही ज़्यादा फायदा करती हैं। जब पेट में कुछ रहेगा ही नहीं तो दवाइयों का उल्टा सीधा असर तो होगा ही। ऊपर से कमलेश जी का शुगर भी बढ़ गया था, लेकिन कमलेश जी इतनी लाचार थी क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते थे।
बस अपनी किस्मत पर लेटे लेटे आंसू बहाई जा रही थी। दीपक जी उनके बगल में बैठे खुद के साथ साथ उन्हें भी सांत्वना देते रहते हैं कि रोज रोज की किचकिच को उन्होंने अपनी किस्मत मान लिया था। अचानक एक दिन दीपक जी के एक परम मित्र अजीत जी आए। दीपक जी जैसे ही राधिका को चाय बनाने के लिए बोलते हैं कि राधिका गुस्से से चिढ़ जाती है। अभी घर का पूरा काम करके आओ, 5 मिनट के लिए लेट ना हो तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। बुलाकर बैठ जाते हैं बुड्ढों की मंडली। अब चलो इनके लिए चाय बनाओ, कप निकालो, ट्रे निकालो, झूठा करो। जैसे यह है वैसे ही इनके दोस्त टाइम बे टाइम चले आते हैं। इतना तेज बोल रही थी कि राधिका की आवाज़ साफ साफ कमलेश जी के कमरे में जा रही थी, जो कमलेश जी और दीपक जी के साथ साथ उनके मित्र के कानों में भी पड़ी। बहू की खरी खोटी सुनकर दोनों ही पति पत्नी झेप जाते हैं, लेकिन दीपक के दोस्त काफी तजुर्बे वाले थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सब कुछ समझ गए और दीपक जी का हाथ दबाते हुए कहा, दीपक अगर बुरा मना मानो तो एक बात कहूँ। भाई कहो ना, क्या बात है। दीपक देखो, चाहे तुम भले ही कुछ ना कहो या कहो, लेकिन लगभग मैं तुम्हारी हालत समझ गया, इसलिए तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम ऐसे लाचार बनकर मत रहो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। कैसी पावर की बातें कर रहे हो मित्र? मेरे पास कौन सी पावर है? तुम्हारे पास, हमारे पास, हमारे जैसों सभी के पास एक पावर होती है, और वह पावर है हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, जिसके लालची होते हैं हमारे बच्चे। तुम उस पावर का इस्तेमाल करो। दोस्त की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। दीपक जी बड़े उदास होकर कहते हैं, भाई लेकिन मैंने अभी कुछ महीने पहले ही सब कुछ बेटे के नाम कर दिया। वैसे भी आज नहीं तो कल यह सब उसी का तो होना था, और अब तो वह भी हाथ से गया। उदास होते हुए दीपक जी ने कहा तो उनके दोस्त ने कहा, नहीं गया दीपक, हाथ से कुछ भी नहीं गया। जो गया है वह वापस भी आ सकता है। बस एक अच्छे वकील से बात करो, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जा सकता है। क्योंकि जब तक माँ बाप हैं, अपने बेटे को दी हुई अपनी सारी संपत्ति दोबारा से वापस ले सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम अपनी संपत्ति वापस ले लो तो हो सकता है कि तुम्हारे बहू और बेटा या तो संपत्ति के लालच में तुम लोगों की सेवा करने लगे, और नहीं भी सेवा करें तो कम से कम तुम्हारे अंदर इतना दम तो रहेगा कि तुम लोग अपने लिए एक अच्छी खाना बनाने वाली रख सकते हो, जो सुबह शाम तुम लोगों के लिए खाना तो बना कर जा सके। ऐसी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो लालची होते हैं, और वैसे भी वह तुम्हारा इकलौता बेटा है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। तो जैसे अभी बहू ने रंग बदला है, क्या पता फिर से रंग बदले, और तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या करना है? फिलहाल मैं तुम्हें एक वकील का नंबर देता हूँ, तुम्हें सही लगे तो तुमको कल के कल ही तुम्हारे घर आ जाएगा। कहते हुए एक कार्ड दीपक जी के हाथों में पकड़ाकर अजीत जी निकल जाते हैं। दीपक जी कमलेश जी की ओर देखते हैं। कमलेश जी को भी दोस्त की बातें अच्छी लगी। एक उम्मीद थी हमारी हालत सुधर सकती है। उन्होंने अपने पति से भी वही सब करने को कहा जो उनके मित्र ने कहा था। बहुत सोचने के बाद दीपक जी ने अगले दिन वकील को बुला लिया। वकील को देखते ही बहू बेटे की हालत खराब हो गई। आकाश ने पूछा, पापा वकील कैसे? कुछ नहीं बेटा, मैंने कुछ गलतियां की थी, उसी को सुधार रहा हूँ। गलतियां? कैसी गलतियां? वही बेटा जो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी, वह मैं अब तुमसे वापस ले रहा हूँ, और अब तुम उसको ही दूंगा जो मेरी और मेरी पत्नी की सेवा करे, हमें पेट भरने के लिए 2 रोटी दे सके। पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आकाश आपके इकलौते बेटे हैं, तो सीधी सी बात है ना कि इस घर पर और आपकी पूरी संपत्ति पर इन्हीं का हक है। बहू, हक बस संपत्ति पर ही नहीं होता, माँ बाप पर भी होता है। संपत्ति का हक तुम्हें याद है, लेकिन माँ बाप का हक नहीं याद रहता। तो जब तुम माँ बाप को भूल गई तो इस संपत्ति के हक को भी भूल जाओ। कहते हुए दीपक जी ने वकील के कहे अनुसार एक बार फिर से अपने घर का मालिक बन चुके थे, और सब कुछ अपने नाम होते हुए उन्होंने सबसे पहले बेटे को घर से निकलने के लिए आदेश दे दिया, ताकि वह अपने लिए खाना बनाने वाली को रख सके। सब कुछ हाथ से जाता हुआ देख अपनी पत्नी को गुस्से में देखने लगता है आकाश, जैसे सब कुछ उसी के चलते हुआ हो। हाथ से आया हुआ सब कुछ वापस चला गया, लेकिन पलक झपकते ही गिरगिट की तरह राधिका का रूप बदलते ही वह दीपक जी के पैरों पर गिर पड़ी और माफी मांगते हुए रोने लगी। बाबूजी,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमें घर से बाहर मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? अपना घर होते हुए हम कहाँ भटकेंगे? बहू को माफ़ी मांगते हुए देख दीपक जी अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। कमलेश जी ने भी आंखों ही आंखों में बहू को माफ़ करने के लिए कहा। माँ का दिल है, पिघलते टाइम नहीं लगता। लेकिन दीपक जी एक बार धोखा खा चुके थे, दोबारा धोखा नहीं खा सकते। इसीलिए उन्होंने बहू से कहा, बहू, हम तुम्हें इस घर से एक ही शर्त पर रहने दे सकते हैं कि हमारे घर में तुम किराएदार की तरह रहोगी। माना कि हम तुमसे किराया नहीं लेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे घर की देखभाल करनी होगी। हमारे लिए 2 वक्त की रोटी बनानी पड़ेगी, वह भी पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ। तब तो तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो दरवाजा खुला है। बाबूजी, राधिका आपको टाइम टाइम पर हर चीज़ देगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। बस हमें घर से मत निकालिए। कहते हुए बेटे ने भी दीपक जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। दीपक जी की आंखों में उम्मीद तो दिखाई दी कि बेटा बहु संपत्ति के लालच में सुधर गए हैं, लेकिन अचानक जैसे मन की में आवाज आई, नहीं दीपक जी, फिर से कमजोर मत पड़। संपत्ति के लालच में गिरगिट से भी गिरे हुए लोग होते हैं, उनका रंग दोबारा से भी बदल सकता है। इसीलिए तुम दोबारा से गलती मत करना। वैसे भी तेरे मरने के बाद तो सब कुछ उनका ही होगा, लेकिन जब तक तू है तब तक तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही सही, कम से कम तुम अपने परिवार में इज्जत के साथ तो रहोगे। इस बार दीपक जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनी, और कमलेश जी के कहने के बावजूद भी उन्होंने दोबारा से वह संपत्ति अपने बेटे के नाम नहीं की, ताकि भविष्य में फिर से बहू कभी भी उन्हें दोस्त के सामने जलील ना कर सके। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।